हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूट्रिशन साइंस या फिर कहें न्यूट्रिशन फूड साइंस से रिलेटेड वोकेबुलरी के बारे में। कुछ टर्म्स जो व्यूअर्स ने डिमांड किया था समझाने के लिए, तो आज हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं कि टर्म्स होते क्या हैं और किस चीज से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट्रोग्रेडेशन के बारे में। ये जो रेट्रोग्रेडेशन टर्म है वो बेसिकली स्टार्च के लिए यूज होता है। स्टार्च के साथ में एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें आपके कुछ चेंजेस होने लगते हैं। आपके स्टार्च, जिसे हम हिंदी में मंड कहते हैं, उसमें यह वह प्रक्रिया है जब स्टार्च यानी कि मंड को जल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बाद में ठंडा किया जाता है, तो विघटित एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन चेन धीरे धीरे अलग क्रमबद्ध संरचना में पुनर्वितरित हो जाती है, जिसे हम रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। मतलब जब स्टार्च को हम पानी की प्रेजेंस में यानी कि जल की प्रेजेंस में, वाटर होता है उसमें, जब हम उसमें हीट देते हैं और हीट देने के बाद फिर हम उसको इंस्टेंटली ठंडा कर लेते हैं, तो जो उसके कण होते हैं, उसके अंदर कण होते हैं एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन के, उनकी जो चेन है वो हीट के कारण चेंज होने लगती है। और जैसे ही वो चेंज होने लगती है तो उसको हम इंस्टेंटली जब ठंडा कर लेते हैं तो उनकी चेन में डिफरेंस आ जाता है। जिस तरीके से उनका एक, जैसे कि हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है बनने का, कुछ चीजें कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ चीजें किसी तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसका जो चेन होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेंज आने लगता है। उसका जो सीक्वेंस होता है, उसकी संरचना होती है, वो उसमें चेंज हो जाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। ये बेसिकली स्टार्च के साथ यूज किया जाने वाला टर्म है, जिसमें आपको तीन चीजें याद रखती है। तो ये रेट्रोग्रेडेशन होता है स्टार्च के साथ में, और इसमें एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन का विघटन होने लगता है, जिसमें इसकी जो क्रमबद्ध संरचना है वो पुनर्वितरित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मार्बलिंग के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक मीट का पीस है जो कि टेक्सचर्ड है और काफी अलग है। जो लोग कंज्यूम करते होंगे उनको पता होगा कि ये किस तरीके का मीट होता है और इसमें क्या मतलब ज्यादा गुण होते हैं, जो हम जितना मैं समझा पाऊंगी इसको, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट स्टिल जो मार्बलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें लाल मांस में विभिन्न इंटरमस्कुलर फैट विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। मतलब आपका जो मांस होता है, जो मीट होती है, उसमें इंट्रामस्कुलर फैट होता है, जिसकी क्वांटिटी जो है, मतलब जो मीट है उसमें कितना इंट्रा सेल्यूलर फैट है, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है आपकी मार्बलिंग। ये जो मार्बलिंग होती है, यह फैट मार्बल के समान दिखाई देता है। ये आपने जैसे कि इमेज में देखा, ये आपको एक मार्बल की तरह दिखाई देगा। हम जो घर में फर्श करवाते हैं, मार्बल बिछवाते हैं, वैसा ही इसका टेक्सचर होता है देखने में। मार्बलिंग के कारण मांस में जूसीनेस आ जाता है, टेंडरनेस आ जाती है, टेक्सचर आ जाता है और फ्लेवर ज्यादा होता है इसमें। जो मार्बलिंग होती है, ये एक तरीके की मीट की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बनाती है, सबसे ज्यादा लजीज बनाती है। जूसी होता है, ये टेंडरनेस होती है, इसका टेक्सचर देखने में बहुत खूबसूरत होता है और ये सॉफ्ट होता है मांस दिखाई देखने में। और आपको इसमें बेसिकली याद क्या रखना है, मार्बलिंग जो है वो मार्बलिंग आपकी फैट, मतलब मीट से रिलेटेड होती है, लाल मांस से रिलेटेड होती है। इसमें इंट्रामस्कुलर फैट होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको मार्बलिंग में ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिनर्सिस के बारे में। सिनर्सिस जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, मैं एक अगर बेसिकली आपको बात बताऊं तो सिनर्सिस वो प्रोसेस होती है जब, जैसे कि आपने दही खोला या योगर्ट खोला, आपने मार्केट से डिब्बा लाए, वो खोला, आपने जितना कंज्यूम करना था कर लिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपने उसको फ्रिज में वापस रख दिया, तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक दिन के बाद या फिर कुछ टाइम बाद एक पानी आ जाता है, एक वाइट लेयर आ जाती है, उसी को हम सिनर्सिस कहते हैं। ये जो सिनर्सिस की प्रोसेस है वो मतलब अच्छी प्रोसेस नहीं मानी जाती है।
सिनसेस जो फूड डेवलपर्स होते हैं, भोजन बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, जो फूड डेवलपर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो उनको याद ध्यान रखना होता है कोई भी फूड डेवलप करने से पहले, क्योंकि इसमें जो भोजन है उसकी गुणवत्ता से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। अगर सिनोसिस हो रहा है फूड में, तो ये मतलब जो फूड डेवलपर्स हैं वो उनकी कमी रही है, इसके कारण जो फूड है उसमें ये वाइट लेयर डेवलप हो जाती है। ये भोजन की दिखावट को खराब कर देती है। तब यह तब देखने को मिलता है जब जैम, जेली आदि से जल निकलने लगता है, मतलब उनमें जो वाटर है वो निकलने लगता है। आप जैम, जेली वगैरह में देखेंगे कभी कभी अगर वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता है, उसकी प्रोसेसिंग ठीक नहीं हुई होती है, तो उसमें से पानी निकलने लगता है साइड से, या फिर एक लेयर बनने लगती है वाइट कलर की। ये सिनोसिस की प्रोसेस होती है। आप जब योगर्ट का डिब्बा खोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तब उसको अगर फ्रिज में खोलकर थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें एक वाइट लेयर दिखाई देने लगेगी जो अनवांटेड होती है, जो हमें चाहिए नहीं, तो वो हमारी सिनोसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने कोएगुलेशन के बारे में। कोएगुलेशन टर्म आपने जब तब भी सुना होगा जब कभी चोट लग जाती है, तो हमारे जो थ्रोम्बिन के साथ मिलकर जो हमारे ब्लड में से ब्लड को रोका जाता है, हमारी चोट लग जाती है, तो क्या होती है, वो कोएगुलेशन की यानी कि रक्त को थक्का जमने की प्रोसेस होती है। तो इसमें रक्त क्या बन रहा है, थक्का बन रहा है, जम रहा है। तो कोएगुलेशन भी कुकिंग में भी कुछ चीजें जो जॉइंट होती हैं बॉइलिंग पर, तो वो हमारी कोएगुलेशन का काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंडा वैसे लिक्विड होता है, लेकिन हीट के कांटेक्ट में आकर ये जमने लगता है, ये थिक हो जाता है, कुछ चीजें सेमी सॉलिड हो जाती हैं, कुछ सॉलिड हो जाती हैं। तो कोएगुलेशन की प्रक्रिया जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या एसिड उसमें मिलाया जाता है, जैसे कि अगर आप दूध से पनीर बना रहे हैं तो आप उसमें लेमन स्क्वीज करते हैं, तो वो लेमन क्या है, वो एसिड है। जब उसमें या तो उसको गर्म किया जाता है किसी चीज को, या उसमें एसिड मिलाया जाता है, तो तरल ठोस में या फिर अर्ध तरल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम कोएगुलेशन या फिर जमावट की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि पनीर का बनना, टोफू का बनना, अंडे का उबलना, ऑमलेट का बनना, ये सारी चीजें आपकी कोएगुलेशन में आती हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो एग वाइट जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर कोएगुलेट होने लगता है। एग योग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोएगुलेट होने लगता है। और अगर हम बात करें कंप्लीट एग की, मतलब पूरा एग कब कोएगुलेट, मतलब कब जम जाता है, कब वो पक जाता है, अगर हम एक तरीके से कहें तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा एग पक जाता है। उसके लिए इतना टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। फिर हम बात करते हैं टेंडराइजेशन के बारे में। टेंडराइजेशन मतलब कोमलता, कोई भी चीज उसकी सॉफ्टनेस के बारे में हम बात करेंगे। टेंडरनेस मांस की एक गुणवत्ता है जिसमें यह जांचा जाता है कि मांस कितना तरलता से सरलता है, मांस को कितनी सरलता से काटा जा सकता है और चबाया जा सकता है। मतलब जो मीट है वो कितना सॉफ्ट है, उसको कितनी इजीली हम चॉपिंग, उसकी कटिंग कर सकते हैं। यह मांस की क्वालिटी है जिसमें मांस अधिक चबाने में आसान और स्वादिष्ट होता है। मतलब जो मीट होती है उसको हम आसानी से चबा सकते हैं और ज्यादा टेस्टी होता है। ये मांस महंगा होता है। जो अब ये आपने क्या देखा, टेंडरनेस भी मीट की क्वालिटी है और मार्बलिंग भी आपके मीट की एक क्वालिटी होती है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं जेलेटिनाइजेशन के बारे में। जेलेटिनाइजेशन जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब स्टार्च को यानी कि मंड को जल और ताप दिया जाता है तो कण उसके फूल जाते हैं, जो स्टार्च है उसके कण फूल जाते हैं, इसको हम जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। इन सिंपल फॉर्म हम कहें कि जब आप किसी स्टार्च को, जैसे कि आप आलू को पीस लें, आप जो नए आलू आते हैं इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में, तो अगर आप उसको बॉईल करने के बाद उसको आप कद्दूकस करते हैं तो क्या होता है, वो खिंचने लगता है आपके हाथों में, मतलब एक सलाइवा जैसा बनने लगेगा, या फिर हम कहें एक चीज जैसी बनने लगेगी।
तो वो आपका जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। या फिर आप जब पापड़ बनाते हैं तो अगर आप कच्चे आलू को ही ग्राइंडर में पीसकर फिर आप उसको पानी के साथ रखकर उसको हीट देते हैं तो वो जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। वो उसको आप जल्दी से मतलब बॉईल करके उसको फिर जब आप पापड़ बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वो इतना स्टार्ची होता है, वो स्टिकी होता है, तो वो आपकी जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्टार्च कुछ जड़, कंद, बीज और फलों में मौजूद होता है। यह ठंडे पानी में अघुलनशील होता है। वह गर्म पानी में डालने से इसकी कोशिकाओं की बाहरी दीवार जो है वो फट जाती है। इसके अंदर के कण बाहर निकल जाते हैं और जो पानी होता है वो इसको सोखकर ही फूल जाते हैं। यह प्रक्रिया जेलेटिनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपना एमल्सिफिकेशन या फिर पाइसीकरण के बारे में। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, अगर हम सीधी सी बातों में भाषा में कहें तो जब हम किसी ऑयल में या तेल में जल मिलाते हैं या फिर हम कोई कुकिंग कर रहे हैं उसमें जब ऑयल को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। यदि वसा को पानी के साथ मिलाकर फेंटा जाए तो वसा के कण अति सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर पानी पर तैरने लगते हैं। यह क्रिया पायसीकरण की कहलाती है। पायस वसा का विशेष महत्व होता है। उसका पाचन संस्थान में पाचन व अवशोषण सरलता से हो जाता है। दूध, दही, अंडा में वसा पायस के रूप में होती है। कुछ चीजों में तो नेचुरली ही इमल्सिफाइड आपका फैट होता है और कभी कभी हम किसी फूड में डालने के लिए उसको फेंट कर पानी में या किसी और चीज में फेंट कर जब हम आपके फैट को इमल्सिफाई करके यूज करते हैं तो ये हमारी इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये सारे ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास बचा है जो व्यूअर की डिमांड पर है, वो हमें आपको आरडीए का चार्ट, जो रिवाइज चार्ट अभी रिसेंटली आया है उस पर डिस्कस करना है। तो हम लोग उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।